क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था धर्म, और हमने धर्म के बारे में काफ़ी बात कर चुकी है। धर्म किसे कहते हैं, विश्व के जो प्रमुख धर्म है, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, धर्म और नैतिकता क्या है, धर्म और धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये सब हम बात कर चुके हैं। इसके कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे। हालांकि देखो, जो हमने ईसाई धर्म है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव कब हुआ था, इसकी क्या मान्यता है, परंतु कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था कि छूट गई। देखो, आज मैंने ज्योग्राफी की क्लास में भी यही बात बोली थी कि मैं कोई भी टॉपिक को अगर रिवाइज करती हूँ तो क्या होता है कि कुछ टॉपिक मुझे लगता है कि मुझसे छूट गया है, तो मैं उसको वापस रिवाइज कर देती हूँ। तो आप ऐसे में उस टॉपिक को एक बार ही नोट डाउन करें। अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको आप वापस वहीं छोटे जगह में या बाद वाले पेपर में थोड़ा और नोट डाउन कर ले, पूरे को वापस नोट डाउन नहीं करें, ठीक है। ईसाई धर्म के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। थोड़ा देखिए आप कि ईसाई धर्म की अवधारणा। ईसाई धर्म निम्नलिखित धार्मिक मान्यता है। ईश्वर एक है। ईसाई धर्म सिद्धांत अहिंसा पर बल देता है। देखिए, जो ईसाई धर्म है वो अहिंसा पर बल देता है। देखो, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब हमने जब धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो मैंने साफ स्पष्ट रूप से बात बताई थी कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, सब में अहिंसा की, नैतिकता की और मानवता की बात की गई है, दया की बात कही है। हालांकि ये अलग बात है कि हम अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए उस चीज़ को अलग कन्वर्ट कर रहे हैं और उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परंतु हर धर्म के ग्रंथ में यही बात की गई है कि अहिंसावादी बनिए और मानवतावादी बनिए, नैतिकता होनी चाहिए आप में, ये सब कुछ होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक मानने वाला धर्म है। देखो, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हुआ है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म माना जाता है? ईसाई धर्म माना जाता है। एक है ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यानी जो इसके बाद में क्या हुआ था, इस्लामी धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। तो ये वाली बात हमने नहीं कही थी, कैथोलिक और ये है, आप छोटे क्लासों में और शायद हिस्ट्री में धर्म की जब हम व्याख्या करते हैं तब उसके बारे में बताया गया है कि ईसाई धर्म के दो संप्रदायों में ये विभाजित हो गया था। ईसाई धर्म और राजनीतिक दोनों ही समांतर सत्ता को स्वीकार किया जाता है। अब देखिए, ईसाई धर्म में वो धर्म को भी मान रहे हैं और राजनीतिक को भी मान रहे हैं, दोनों की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे हमने कल जब हमारे हिंदू धर्म की बात करी थी या हिंदू सनातन धर्म की बात करी थी, तब उसमें वो कहा था कि भाई धर्म में, राजनीतिक में धर्म को तटस्थ रहना चाहिए। कहीं भी व्याख्या नहीं कही गई है कि आप धर्म को लेके राजनीतिक में बैठो, है ना। परंतु जो ईसाई धर्म है वो कहता है कि सत्ता भी राजनीतिक भी है तो धर्म भी है, दोनों ही चीज़ों को वो स्वीकार करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है इस्लाम धर्म। देखिए, थोड़ा छोटा है इसका प्रिंट, तो आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा। इस्लाम दुनिया में नवीनतम धर्मों में से एक है। यानी जिन नवीन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है उनमें से एक धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म है। देखो, हिंदू धर्म को प्राचीन धर्म की माना जाता है और नवीन धर्मों में कौन सा आता है? इस्लाम धर्म नवीन धर्मों में से आता है। अब इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर ने किया था। मोहम्मद साहब ने न केवल 2 अनुयायियों को लेकर इस्लाम धर्म की नींव रखी और आज लगभग 1.5 अरब लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। देखो, इस्लाम धर्म नवीनतम धर्म है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसको जो प्रादुर्भाव करने वाले या इसको शुरुआत करने वाले कौन थे? मोहम्मद पैगंबर साहब। 622 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था और जब शुरू किया था तब मोहम्मद पैगंबर साहब के सिर्फ 2 अनुयायी थे और आज वर्तमान में कितने? 1.5 अरब लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। ये वाली बात हमारे से छूट गई थी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तर पूर्वी अफ्रीका के देशों में इस्लाम का विस्तार है। यानी कहाँ कहाँ है? भारत में माना जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इन सभी जगहों पर इस्लाम धर्म माना जाता है। इंडोनेशिया और पश्चिमी एशिया के जितने भी थोड़े देश हैं वहाँ, और उत्तर पूर्वी अफ्रीका में भी इस्लाम धर्म को माना जाता है।
यानी यहाँ पे विस्तारित है इस्लाम धर्म का। जब हम भौगोलिक दृष्टि से हम इसकी बात करें, यहाँ पे है, आपने को पता ही है पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही है, ठीक है ना। और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में जो देश आते हैं वहाँ पे भी इस्लाम धर्म को माना जा रहा है। अब देखिए इस्लाम धर्म के जो है सिद्धांत है वो देखिए, मान्यता है। इस्लाम धर्म व राजनीतिक में कोई भेद नहीं करता है। देखिए इस्लाम धर्म कहता है कि जो राजनीति है और वो धर्म है दोनों एक ही है। देखो जब इस्लाम धर्म के हम जैसे सूफी मत है ना, ये जब हम पढ़ते हैं, जब इस्लाम धर्म को विस्तारित रूप से पढ़ा जाता है, जब धर्म की व्याख्या करते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र में धर्म का विस्तारित रूप से वर्णन है। देखो टॉपिक सेम ही है। देखो आपको धर्म इतिहास में पढ़ने को भी मिलेगा, आपको दर्शन शास्त्र में भी पढ़ने को मिलेगा, आपको समाज शास्त्र में भी धर्म की व्याख्या देखने को मिलेगी। कहीं पे उसको संक्षिप्त रूप में दे रखा है, छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में दे रखा है, कोई विस्तारित रूप से दे रखा है। तो जब हम बात करते हैं तो ऐसा मत है इस्लाम धर्म का कि अगर आप रुपया, पैसा और राजनीतिक धर्म में काम में लेते हैं तो आप कोई प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करें, नैतिकता वाला काम है और ये सब जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बात की गई है। फिर इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। किसमें? सिर्फ एक ईश्वर में, सिर्फ अल्लाह में विश्वास करता है इस्लाम धर्म के अनुयायी। मौलिक रूप से इस्लाम में अहिंसा और नैतिकता पर बल दिया जाता है। देखिए आप वापस देख लीजिए कि यही बात उसमें की जा रही थी, किसमें? ईसाई धर्म में बात की जाती थी अहिंसा की, यही बात हिंदू धर्म में की जा रही थी और यही बात किसमें की जा रही है? इस्लाम धर्म में भी की जा रही है। नैतिकता, मानवता, दया, ये सभी चीज़ें हर धर्म में स्वीकार्य है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। कोई भी धर्म इनके विरुद्ध की बात नहीं करता है। परंतु वर्तमान में इस्लाम के नाम पर बढ़ रही धार्मिक कट्टरता ने विश्व के लिए घातक बन रही है। देखो कई इस्लामिक कंट्रियां हैं जो ये कि हमारे इस्लाम को बढ़ाने के लिए वो अहिंसा की जगह हिंसा का प्रयोग कर रही है, तो वो घातक है। परंतु इस्लाम धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथ है जैसे बाइबल, कुरान, वहाँ पे कई भी हिंसा की बात नहीं कही गई है। सब जगह अहिंसा की बात कही गई है, नैतिकता की और मानवता की और दया की बात कही गई है। इस्लामी राज्यों में लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। यानी जो इस्लामी कंट्री है वहाँ पे लोकतंत्र की कम है, वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई है, क्योंकि सिर्फ ये एक ही धर्म को मानने वाले राष्ट्र है, तो यहाँ पे सिर्फ राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र होता है। इस्लाम आध्यात्मिक में लौकिक, अलौकिक, व्यवहारिक और धर्मनिरपेक्षता में कोई भेद नहीं करता है। वहाँ पे देखो ना तो धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई चीज़ है और लौकिक और अलौकिकता में भी वो कोई उनकी बात नहीं है। उनको तो सिर्फ अपने धर्म के प्रति कट्टरता, इस प्रकार की वहाँ बात कही गई है। हालांकि जो इनका मूल जो कुरान है वहाँ कहीं भी कट्टरता की बात नहीं कही गई है, सब जगह अहिंसा और नैतिकता की बात की गई है। परंतु अभी वर्तमान में लोगों में इस प्रकार की भावनाओं का विकास हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो लेसन है धर्म वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हमने ए भाग के 3 लेसन, एक तो न्याय, दूसरा शक्ति, वेद्यता और आज तीसरा धर्म। इसका भी हमने काफ़ी पिछली कई क्लासों में हमने धर्म के बारे में पढ़ा है। आज ये तीनों लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। और पॉलिटिकल साइंस में जो ब भाग है हमारा, उसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषता ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था। एक हमने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में भी बात कर ली थी। आज की क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक नया लेसन जो तीसरा लेसन है ब भाग का, संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके आधारभूत तत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो धर्म वाला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। धर्म हमें चाहे कोई सा धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्म हमें अहिंसा, नैतिकता और मानवता की ही बात करते हैं, ठीक है। और अब देखिए जो हमारा लेसन है नया, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, उसके बारे में हम देखते हैं। सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद के नाम से जाना जाता है। देखो जब हमने भारत की संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी
तब हमने संघीय व्यवस्था के बारे में बात कर ली थी कि संघीय व्यवस्था क्या है। फिर भी थोड़ा सा इसको शुरू करें तो एक बार देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था यानी शासन प्रणाली को क्या कर दिया, शक्तियों को वितरण कर दिया। जैसे अभी हमारे केंद्र में सरकार है ना। अब केंद्र में सरकार इतना बड़ा जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला सकती कि सुचारू रूप से नहीं चला सकती है। तो ऐसे में उसने अपनी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों को क्या कर दिया, वितरित कर दिया, ताकि शासन व्यवस्था क्या चल सके, अच्छे से चल सके। अब देखिए, संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र व विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। अब देखिए, जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर क्या होगा, केंद्र तथा विभिन्न इकाई, जहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था है, तो जैसे अभी हमारा भारत है वहाँ पे क्या है, केंद्र में शासन व्यवस्था है, और उसने अपने क्या कर दिया, इकाइयाँ क्या हो गई, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन विभिन्न जो हमारे 28 राज्य हैं वहाँ पे क्या कर दिया, उन्होंने शक्तियों का विभाजन कर दिया है। जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश भी है तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या कर दिया, शक्तियों का विभाजन कर दिया है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग जगहों भारत की जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसने शक्तियों का विभाजन कर दिया है, ताकि जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। देखिए, जो अगला पॉइंट है, संघीय शासन का निर्माण भी प्राय 2 प्रकार से होता है। प्रथम, पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। यानी देखो, शासन, संघीय शासन व्यवस्था है यानी 2 इकाइयाँ, एक तो क्या कि संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। जैसे भारत है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। अब ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि हम राजस्थानी है या हम गुजराती हैं, हम महाराष्ट्री, हम सब क्या है, भारतवासी है। तो अब जो जितनी भी संप्रभु इकाइयाँ हैं सबको संप्रभुता प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। अब आज हमारे राज्य सरकार है वो कई प्रकार के कर लगाती है, कई प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है हमारे लिए, कई प्रकार की व्यवस्था केंद्र सरकार से भी हमें मिल रही है। तो उनके पास भी, जो राज्य सरकार है उसके पास भी संप्रभुता शक्ति तो प्राप्त है ही है, परंतु सब इकाइयाँ क्या है, आपस में एक है। चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गुजरात है, चाहे राजस्थान है, सब इकाइयाँ आपस में एक है। तो पहली कड़ी तो क्या हो गई कि संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, ये बात हो गई। दूसरी इकाई इसकी है कि वह बड़ी राजनीतिक इकाई जो शासन कुशलता को दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। अब दूसरी इकाई जो मैंने अभी आपको बताया था, दूसरी कड़ी क्या हो जाएगी कि हम सब भारतवासी हैं। पहली कड़ी तो ये हो गई, विभिन्न प्रकार के संप्रभु इकाइयाँ यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सब जो संप्रभु इकाइयाँ सबको शक्ति प्राप्त है, वो सब क्या हो रही है, एक। ये तो हो गई पहली कड़ी। दूसरी कड़ी में ये होगा कि ये जो संप्रभु शक्ति जो मिली हुई इकाइयाँ हैं सबको शक्ति, राज्यसभा में सबको शक्तियाँ तो प्राप्त है ना भी राज्य सरकारों को, है ना। तो फिर भी वो क्या कर रही है, वो एक हो गई, वो तो पहली कड़ी हो गई। दूसरी कड़ी ये हुई कि अब राजनीतिक कुशलता या शासन की कुशलता के कारण इन सबको अलग अलग कर दिया। अब सबको राज्य सरकारों में अलग अलग बांट दिया, यानी भारत एक है परंतु राजनीतिक कुशलता के कारण उन्हें अलग अलग भागों में, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, इनमें अलग अलग बांट दिया, ताकि क्या हो सके, शासन व्यवस्था कुशलता से चल सके, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, भारत जैसे देश एक सफल संघीय देश माने जाते हैं। यहाँ पे सफलतापूर्ण संघीय शासन व्यवस्था का कार्य हो रहा है, यानी अलग अलग राज्यों में विभाजित करके और शासन प्रणाली चलाई जा रही है। भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, भारत में जो संविधान में जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं या इसके जो अनुच्छेद पढ़ते हैं तो वहाँ पे संघवाद नाम का शब्द नहीं है, क्या है, राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस लेसन का और विस्तार से अभी हमने थोड़ा सा टॉपिक लिया है क्योंकि क्लास छोटी हो जाती, इसलिए मैंने कहा धर्म हमारा कंप्लीट हो गया तो मैंने नया लेसन शुरू कर दिया, ठीक है। और इस लेसन के बारे में जो बाकी की बातें हैं, संघवाद क्या है और राज्यों का संघ क्या है, इन सब के बारे में जो हमारी अगली क्लास होगी उसके में हम ये बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।